बेडशीट तो कंप्लीट हो गया। मेरा ठीक है कीजिए आप पढ़ने में से इसका ये नहीं लगेगा उसके साथ क्लास स्टार्ट Good morning, everyone. Good morning, everyone. I hope कि आपको सब कुछ सुनाई पड़ रहा होगा. Everything fine. चलिए, मैंने आपका मैसेज बंद कर दिया है. पता नहीं आप क्या क्या मैसेज करते हो. जब तक मैं देखता हूँ तब तक 100 मैसेज आया हुआ रहता है. पेशेंस ही नहीं रखते हो यार. इसी से पता चलता है आप किस मूड में आते हो क्लास करने के लिए. जब मैं स्टार्ट करने की बात करता हूँ, पूछता हूँ इज एवरीथिंग फाइन, उसके पहले 150 मैसेज आप भेज चुके होते हैं. यूजलेस. पता नहीं आप क्या करना चाहते हो, समझ से बाहर है. एक बार बताना आप मुझे अच्छे से सुन रहे हो और आपको विजुअल है एवरीथिंग या नहीं. बस ये बताना, यस नो. यस, वेरी गुड, मिल गया. ठीक है, वेरी गुड. तो अपन पढ़ते हैं. पिछली क्लास में हमने एसिड बेस टाइट्रेशन का थ्योरी पढ़ाया था. कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे. तो थोड़ा क्विकली देखें. कुछ क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन कर लें. How many milliliter of 0.5 molar H2SO4 are needed to dissolve 0.5 gram copper carbonate? H2SO4 है और कॉपर कार्बोनेट है. कॉपर पे 2 है. H2SO4 है और कॉपर कार्बोनेट है. हाउ मेनी ml? तो VML मान लो H2SO4 और 0.5 मोलर हो गया और ये 0.5 ग्राम है. इसका मोलर मास निकालिए. मोलर मास होगा, कॉपर होता है 63.5,
कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 के 48, 60, ये हो गया 123.5। सो मोलर मास कॉपर कार्बोनेट का आ गया 123.5। वैलेंसी फैक्टर देखिए, H2SO4 की वैलेंसी फैक्टर 2 होगी, कॉपर कार्बोनेट की भी वैलेंसी फैक्टर 2 होगी। ये एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है, तो अगर आप इसे रिएक्शन बन लिखिएगा तो कॉपर सल्फेट बनेगा और H2CO3 बनेगा। तो कार्बोनेट कहां चला गया, यहां चला गया। अब कॉपर पे क्या चार्ज है, कॉपर आयन रिप्लेस हो गया, तो जो आयन रिप्लेस हुआ उस पे चार्ज कितना है, 2, तो वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। इक्विवेलेंट ऑफ, डायरेक्ट लिखिए, इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 बराबर इक्विवेलेंट ऑफ CuCO3। इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 देखिएगा, 0.5 इंटू V, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, मिली मोल दिया, इंटू 10⁻³ मोल दिया, इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट दिया। ये क्या हुआ, ये हुआ मिली मोल। ये क्या हुआ, मोल। ये क्या हुआ, इक्विवेलेंट। मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो मिली मोल आया। मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो मिली मोल आया। 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया तो मोल आया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो इक्विवेलेंट आया। यहां देखिए इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर कार्बोनेट 0.5 अपॉन 123.5, ये क्या आया, नंबर ऑफ मोल्स, number of moles into valency factor. This implies V can be calculated. V in ml can be calculated. बन गया सवाल। ये कभी IIT में आया सवाल, आपके S1 का क्वेश्चन है ये, लेकिन देखिए आप JEE 99 में आया है ये। कितना इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया, यस नो, समझ में आ गया, यस नो। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, calculate volume of 1 normal H3PO4 required to react with 20 ml 2 normal CaOH. देखिए जब भी ऐसी बात है तो मान लेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। H3PO4 और CaOH2 के साथ रिएक्शन है। H3PO4 है 1 नॉर्मल, वॉल्यूम मान लो VML, और CaOH2 है 2 नॉर्मल, वॉल्यूम दिया हुआ है 20 ml। इसका वैलेंसी फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मलिटी में वैलेंसी फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर नॉर्मलिटी दिया हुआ है तो वैलेंसी फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaOH2। देखो नॉर्मलिटी 1 है, 1 इंटू V, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, मिली इक्विवेलेंट, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, मिली इक्विवेलेंट। This implies V is equal to 40 ml। बन गया, ये आंसर है। कितना इजी है ये देखिए, नॉर्मलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो मिली इक्विवेलेंट दे देगा। ऑलरेडी मिली इक्विवेलेंट आ गया तो वैलेंसी फैक्टर की यहां जरूरत ही नहीं। इस सवाल को देखिए, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.4 मोलर NaOH रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद द फॉलोइंग मिक्सचर। NaOH है, ये एसिड है और ये बेस है। एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो हम बोलेंगे कि इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, जो बेस का इक्विवेलेंट होगा वो एसिड के इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्लस इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। NaOH का वॉल्यूम पूछ रहा है, मान लो V लीटर, लीटर में लिया हूं, ml में नहीं लिया हूं, V लीटर,
अगर V लीटर हमने लिया तो मोलरिटी NaOH का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? वैलेंसी फैक्टर होगा 1। HCl का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? वैलेंसी फैक्टर होगा 1। H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? तो वैलेंसी फैक्टर होगा 2। अब देखिए NaOH का मोलरिटी है 0.4, 0.4 इंटू वॉल्यूम इन लीटर मोल दे देगा, इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट दे देगा। HCl 1 मोल है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट दे देगा। H2SO4 2 मोल है, 2 इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट दे देगा। और V बराबर होगा 1 + 4 डिवाइडेड बाई 0.4, 50/4, 12.5 लीटर। तुम कौन हो? मैं आंसर हूं। मुझे एक बार फिर से बताना, यहाँ पे 2 सवाल और बता दिया। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? क्लियर है, नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड। एसिड का इक्विवेलेंट बेस के इक्विवेलेंट के बराबर होगा, तो एसिड जितना भी है सबको जोड़ दिया और कोई बात नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि जोड़ा क्यों इक्विवेलेंट, तो ऐसे समझो NaOH HCl के साथ रिएक्ट किया और NaOH H2SO4 के साथ रिएक्ट किया। यहां पर लिखेंगे इक्विवेलेंट ऑफ NaOH बराबर इक्विवेलेंट ऑफ HCl। यहां पर लिखेंगे इक्विवेलेंट ऑफ NaOH बराबर इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। दोनों को जोड़ देंगे, इक्विवेलेंट ऑफ H2NaOH दोनों मिलाकर जो टोटल इक्विवेलेंट ऑफ H2NaOH होगा, टोटल इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। टोटल इक्विवेलेंट ऑफ NaOH का मतलब होगा पहला रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन मिला के, ये होगा इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्लस इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। क्यों इतनी छोटी छोटी बातें नहीं समझ में आती है? लिखता है ऐड। अरे एसिड का इक्विवेलेंट बेस के बराबर होता है, क्यों इतनी छोटी छोटी बात नहीं समझ में आती है? मान लो कि इसमें X1 इक्विवेलेंट यूज हुआ था और मान लो इसमें X2 इक्विवेलेंट यूज हुआ था, तो यहाँ पे टोटल इक्विवेलेंट है, मीन्स ये X1 प्लस X2 है और ये बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्लस इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। आइए इस सवाल पे आइए। H3PO4 is a tribasic acid and one of its salt is this. What volume in ml of 0 ml of NaOH? NaOH का रिएक्शन कह रहा है 1 मोलर है, V ml मान लो, V ml है। Added to 12 ग्राम NaH2PO4, ये 12 ग्राम है और इसको कन्वर्ट कर रहा है Na3PO4। इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? तो ये एसिड की तरह काम कर रहा है, NaH2PO4 एसिड की तरह काम कर रहा है और यहां से दोनों H+ निकलेगा तभी ये बनेगा। क्योंकि दोनों H+ निकलेगा तो वैलेंसी फैक्टर होगा 2। इक्विवेलेंट ऑफ NaOH बराबर इक्विवेलेंट ऑफ NaH2PO4। इक्विवेलेंट ऑफ NaOH मोलरिटी है 1, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml मिलीमोल इंटू 10⁻³ मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट। ये बराबर होगा 12 ग्राम है, 12 अपॉन मोलर मास का शायद 120 आएगा, चेक कर लेना। तो 12 अपॉन 120 मोल हो गया, नंबर ऑफ मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और V बराबर हो जाएगा 12 इंटू 2 इंटू 1000 अपॉन 120 बराबर 200 ml। तुम कौन हो? मैं आंसर हूं। कोई डाउट है? कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता है कोई डाउट होगा, अगर आपने सही से, हाँ इजी, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ कल का होमवर्क है, बट मैंने कुछ क्वेश्चन ले लिया है उसी से जानबूझ के। बहुत ज्यादा सवाल आप लोग पूछते हो, बहुत ज्यादा सवाल आप लोग पूछते हो, इसीलिए।
अब देखिए बैक टाइट्रेशन पढ़ाते हैं। ये एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया, अब देखिए पढ़ाते हैं बैक टाइट्रेशन। हेडिंग है बैक टाइट्रेशन। देखो दो मेन टाइट्रेशन हमें पढ़ना है, एसिड बेस टाइट्रेशन और रेडॉक्स टाइट्रेशन। ये दो तरह का टाइट्रेशन पढ़ना है, एसिड बेस टाइट्रेशन और रेडॉक्स टाइट्रेशन। अब बीच बीच में नाम आएगा बैक टाइट्रेशन, नाम आएगा डबल टाइट्रेशन, नाम आएगा प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, नाम आएगा और क्या नाम आ सकता है, और आ सकता है कम्प्लेक्सेशन टाइट्रेशन। तो बीच बीच में नाम कुछ अलग अलग आ सकता है, लेकिन ये रेडॉक्स या एसिड बेस का ही पार्ट होगा। जैसे बैक टाइट्रेशन रेडॉक्स, रेडॉक्स में भी हो सकता है, बैक टाइट्रेशन एसिड बेस में भी हो सकता है। बैक टाइट्रेशन का मतलब क्या है ये, जैसे मान लेते हैं कोई एसिड ले लेते हैं या कोई बेस ले लेते हैं, अपन ने अपने मन से एक बेस ले लिया CaOH2 सैंपल लिया, W ग्राम लिया। जब भी मैं सैंपल लिखू ना, ये इम्प्योर है। 1 ग्राम या 2 ग्राम आप ले लीजिए लैब, इम्प्योर सैंपल है। आपको इसकी प्योरिटी निकालना है, ये कितना प्योर है। और मान लो कि 1 ग्राम आपने लैब में तौल लिया CaOH2, बट आपको डाउट है कि ये प्योर है, तो इसकी प्योरिटी निकालना है। तो आप क्या करो, 1 ग्राम ये तौल लो और 1 ग्राम तौलने के बाद इसे एक्सेस ऑफ HCl में डाल दो। CaOH2, इसे आप अपने मन से, ये बेस है ना, बेस है तो एसिड में डालो और HCl एक्सेस लो, एक्सेस ऑफ। तो क्या होगा, पूरा CaOH2 रिएक्ट कर जाएगा HCl के साथ और कुछ HCl बचा रहेगा। तो यह भी एक टाइट्रेशन है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, बट कुछ HCl बचा रहेगा, उससे टाइट्रेट करेंगे तो उसको बोलते हैं बैक टाइट्रेशन। मतलब बैक टाइट्रेशन का मतलब है कि जिस कंपाउंड की परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, उस कंपाउंड में अगर वो एसिड है तो बेस ज्यादा मिला देना, अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा मिला देना, और बचे हुए बेस को या बचे हुए रिड्यूसिंग एजेंट किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से टाइट्रेट कर देना। तो पहला ये हो गया। अब एसिड जो बचा हुआ है HCl रिमेनिंग, लेफ्ट ओवर या रिमेनिंग, लेफ्ट ओवर, HCl लेफ्ट ओवर, जो बचा हुआ HCl है, उसको आपने NaOH के साथ, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इसकी मोलरिटी पता है आपको, NaOH के साथ टाइट्रेट कर दीजिए। अब देखिए, अब देखिए, आपने एक्सेस HCl लिया था, तो उस HCl का एक पार्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर गया। अब बचा हुआ HCl NaOH के साथ रिएक्ट किया। तो मुझे आप लिख कर बताइए कि HCl का इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा। मैं क्या लिखूं, इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर क्या लिखूं, आप बताओ। हाँ, वेरी गुड। चूंकि HCl दोनों से रिएक्ट किया है, तो ये बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ CaOH2 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। इस पे एक सवाल ले लेते हैं। इस सवाल को आप बनाइए। क्वेश्चन में जब भी सैंपल लिखा हो ना, आप तो समझो वो प्योर नहीं है, इम्प्योर है। तो मेरे पास CaOH2 है, ये 50 ग्राम सैंपल। आप मान लो ये X ग्राम प्योर है,
परसेंटेज प्यूरिटी पूछ रहा है तो परसेंटेज प्यूरिटी हो जाएगा x/50 इंटू 100, x ग्राम प्योर मान लो। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस CaOH होल 2 को HCl के साथ टाइट्रेट कराया। HCl है 0.5 नॉर्मल, 50 ml, और ये x ग्राम है। यहां तक पहला लाइन आपको समझ में आ गया हो। फर्स्ट लाइन मैंने काम क्लियर कर दिया। कह रहा है द एक्सेस HCl, HCl एक्सेस में है, तो HCl जो लेफ्ट ओवर है, लेफ्ट ओवर जो एक्सेस बच गया, लेफ्ट ओवर, द एक्सेस ऑफ HCl वाज बैक टाइट्रेटेड, वाज बैक टाइट्रेटेड विथ 0.3 नॉर्मल NaOH। इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराया 0.3 नॉर्मल। द वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड वाज 20 ml, ये 20 ml यूज हो रहा है। परसेंटेज प्यूरिटी पूछ रहा है। प्रियांशु वर्मा, प्लीज, मैं एक बार फिर से बैक टाइट्रेशन एक्सप्लेन कर दिया इस क्वेश्चन में। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। बैक टाइट्रेशन का मतलब है कि एक सब्सटेंस है, मान लो कोई सब्सटेंस है जिसकी परसेंटेज प्यूरिटी निकालनी, तो हम अगर वो सब्सटेंस बेस है तो एसिड में डाल देंगे और एक्सेस एसिड लेंगे। अगर वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एक्सेस रिड्यूसिंग एजेंट में डाल देंगे। पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप है, एक्सेस में डाले हैं तो कितना बचा हुआ है उसे निकालने के लिए जो टाइट्रेशन करते हैं, कितना बचा हुआ है उसे निकालने के लिए, उसे बोलते हैं बैक टाइट्रेशन। तो जो बचा हुआ HCl है उसे हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन NaOH के साथ टाइट्रेट कर दिया। तो अपन लिखेंगे इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर इक्विवेलेंट ऑफ CaOH होल 2 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ये लिखेंगे। आपको मैं ब्लॉक ही रखता हूं यार, बीच में ही लिख देते हो। मैं जो समझाता हूं वो उस पर ध्यान ही नहीं देते हो, बीच में ही लिख देते हो। आप अभी तक मेरे पढ़ाते पढ़ाते 3 से 4 महीना हो गया, अभी तक आप डिजर्व नहीं करते हो कि मैं पूरी तरह से ओपन करके पढ़ाऊं। आप कभी भी लिख देते हो। सो इक्विवेलेंट ऑफ HCl हो गया। HCl का इक्विवेलेंट कितना होगा? HCl का इक्विवेलेंट होगा 0.5 है नॉर्मल, तो 0.5 मोलरिटी है, नहीं नॉर्मलिटी है, 0.5 इंटू 50, ये क्या आ गया? मिली इक्विवेलेंट इंटू 10⁻³ ये क्या आ गया? इक्विवेलेंट। नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, मिली इक्विवेलेंट, इंटू 10⁻³ इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट ऑफ CaOH होल 2 x ग्राम है, x अपॉन 74, इसका मोलर मास 74 आएगा, तो x अपॉन 74 मोल हो गया, इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर 2, तो इंटू 2 इक्विवेलेंट हो गया, प्लस 0.3 नॉर्मल है इंटू 20 ml है NaOH, तो 0.3 इंटू 20 नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, मिली इक्विवेलेंट इंटू 10⁻³ इक्विवेलेंट। यहां से x निकाल लेंगे और x अपॉन 37 दिस इज इक्वल टू 19 इंटू 10⁻³ और x बराबर 37 इंटू 19 इंटू 10⁻³। ये आ रहा है 0.703 ग्राम। परसेंटेज प्यूरिटी हो जाएगा x अपॉन कितना ग्राम था? 50 ग्राम। x अपॉन 50 इंटू 100, 0.703 अपॉन 50 इंटू 100
बराबर 1.406%, मात्र 1.4% प्योर था। एक बार बताना कहाँ दिक्कत हो रही है बैक टाइट्रेशन में। अब आप बता सकते हो कोई दिक्कत हो रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है। कुछ नया नहीं है इसमें, खाली नाम नया है बैक टाइट्रेशन। पहले कौन लिखा था? हाँ, प्रियांशु वर्मा। क्लियर है, देखो लिख दिया ना। गलत टाइम पे पूछ देते हो चली, टाइम पे सही टाइम पे पूछा करो। आगे बढ़ते, अरे यार पेज तो सही जुड़ा हुआ था। आगे बढ़, एसिड बेस टाइट्रेशन को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। थोड़ा सा और एग्जांपल लूंगा, थोड़ा आगे, थोड़ा पहले रेडॉक्स टाइट्रेशन इंट्रोड्यूस करूं। पार्थ मिश्रा 2 का इंटू क्यों किया COH होल 2? माय गॉड, इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं ना रे। तो COH होल 2 x ग्राम है, x अपॉन मोलर मास 74, ये मोल हो गया। फॉर्मूला ही नहीं आता है। फार्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोल कितना हुआ? x बटा 74। अब COH होल 2 में 2 OH है तो वैलेंसी फैक्टर 2। यही सब दिक्कत होता है, यही सब दिक्कत होता है, नहीं लगाने आता है। 10 बार बोला हूं, दिस बाई दिस मोल आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्विवेलेंट आ गया, समझ में ही नहीं आता है। सर लेफ्ट ओवर का नहीं लेना है ना? क्यों नहीं लेना है लेफ्ट ओवर का? लेफ्ट ओवर इससे रिएक्ट कर गया ना NaOH से, तो जो टोटल HCl है लेफ्ट ओवर मिला करके, जो जो टोटल HCl है उसका एक पार्ट COH होल 2 के साथ रिएक्ट किया और एक पार्ट NaOH के साथ रिएक्ट किया। राहुल शर्मा, राहुल शर्मा बेटा पहली बार पूछो, तेरा नाम मुझे पहली बार आ रहा है। बेटा अब देखो, HCl जो था एक पार्ट था, HCl का एक पार्ट COH होल 2 के साथ रिएक्ट किया और जो लेफ्ट ओवर था वो NaOH के साथ रिएक्ट किया। तो हमें HCl का टोटल पार्ट पता था, कितना COH होल 2 के साथ रिएक्ट किया ये नहीं पता था। तो HCl का टोटल पार्ट बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ COH होल 2 और इक्विवेलेंट ऑफ NaOH के। अब बताना बेटा राहुल शर्मा, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ना चेला, या नहीं समझ में आया तो लिखो कुछ अगर है तो। वेरी गुड, क्लियर। पानी देना मुझे, गेम मत खेला करो बेटा। भाई जिसका परसेंटेज प्योरिटी निकालना है उसी को ना एक्स लोगे, क्योंकि वो तो इम्प्योर है 50 ग्राम। आइए देखते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन में सबसे पहले देखेंगे परमैंगनेट। MnO4 माइनस को बोलते हैं परमैंगनेट टाइट्रेशन इन एसिडिक मीडियम। इसमें KMnO4 सॉल्यूशन लेते हैं। KMnO4 होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन।
इसमें लेते हैं स्टैंडर्ड KMnO4 सॉल्यूशन टू प्रोवाइड, देखिए एसिडिक मीडियम है, टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम to KMnO4 we use dilute H2SO4. We can't use HCl or HNO3. मैं एसी एक सेकेंड ऑन कर दूं, गर्मी लग रही है मुझे। पर मैग्नेट टाइट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, मतलब इसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन KMnO4 होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन KMnO4 होता है, और नीचे कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं, तो नीचे किसी रिड्यूसिंग एजेंट का सॉल्यूशन लेते हैं। जैसे मान लो कि Fe2 प्लस एक्वस है का सॉल्यूशन है, हमें Fe2 प्लस का कोई सॉल्यूशन है, जैसे मान लो FeSO4 का सॉल्यूशन है, मुझे FeSO4 के सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी, कैसे निकालेंगे, हम क्या पढ़ा रहे हैं, FeSO4 के सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी है, कैसे निकालेंगे। तो मान लो कि इसमें Fe2 प्लस एक्वस है या FeSO4 एक्वस है, इसकी मोलरिटी निकालनी है, तो इसकी मोलरिटी M1 मान ले रहे हैं, और ये है अननोन, ये क्या है, अननोन, इसकी मोलरिटी हमें पता नहीं है, इसकी मोलरिटी हमें पता नहीं है, अननोन है, और इसका वॉल्यूम नाप लेंगे, ये जो सॉल्यूशन है ब्लू वाला, ब्लू जो दिख रहा है ब्लू डॉटेड लाइन से, इसका वॉल्यूम नाप लेंगे, वॉल्यूम नाप लेंगे तो V1 हो जाएगा इसका वॉल्यूम, और ये नोन है। अब हम जानते हैं कि Fe2 प्लस एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है मेरा KMnO4, और इसे एसिडिक बनाने के लिए 5-10 बूंद इसमें H2SO4 मिला देंगे, इसमें इसे एसिडिक बनाने के लिए 5-10 बूंद H2SO4 मिला देंगे। हमने लिखा है हम डाइल्यूट H2SO4 ही मिलाते हैं, हम HCl या HNO3 नहीं मिलाते हैं। क्यों नहीं मिलाते हैं, ये आगे पढ़ाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, IIT JEE में घुमा फिरा करके ये कम से कम 3 या 4 बार पूछा है, घुमा फिरा करके, आपको पता तक नहीं चलेगा कि इसी लाइन से सवाल है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पहले ये जानिए। यार आप फिर लिखना शुरू कर दिए, यह एक इंपॉर्टेंट लाइन है, यह एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखिए, मैं समझाऊंगा कि ये क्यों यूज नहीं करते हैं आगे। तो मेरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है KMnO4 Fe2 प्लस का एस्टिमेशन करना है, तो होगा क्या, KMnO4 Fe2 प्लस को ऑक्सीडाइज करेगा। अब एक इंडिकेटर की जरूरत है, तो KMnO4 इज ए सेल्फ इंडिकेटर, KMnO4 इज ए सेल्फ इंडिकेटर, KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर है। कहिएगा कैसे सर, तो मान लो ये जो नीचे जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस, KMnO4 ऐसे तो पर्पल कलर का होता है, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन पिंकिश पर्पल होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन इसका पिंकिश पर्पल होगा, कुछ इसी तरह का होगा जैसा कलर मैं फिल कर रहा हूं, इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन पिंकिश पर्पल। अब KMnO4 का जो सॉल्यूशन है इसके इस कलरलेस सॉल्यूशन में आएगा, एक बूंद आएगा कलर्ड सॉल्यूशन, डिसअपियर हो जाएगा कलर, फिर एक बूंद आएगा कलर डिसअपियर हो जाएगा। कलर डिसअपियर होने का मतलब है कि KMnO4 पूरा रिएक्ट कर रहा है, KMnO4 पूरा रिएक्ट कर रहा है। जिस मोमेंट पर एक बूंद आया और कलर डिसअपियर नहीं हुआ, समझ जाओ टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया, वहां पे बंद कर दो।
अब देखो KMnO4 की मोलरिटी M2 है और ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, मींस M2 नोन है। KMnO4 का जब टाइट्रेशन बंद किए तो इसमें ग्रेडिंग किया हुआ है ब्यूरेट में, कितना ml इसके अंदर गिरा ये इससे निकल जाएगा, तो V2 क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा। वैलेंसी फैक्टर KMnO4 का क्या होगा, 5 होगा, और Fe2 प्लस का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, तो 1 होगा। सो देखिए रिएक्शन क्या होगा, देखिए एस्टिमेशन ऑफ, पहले तो मैं ये बताऊं KMnO4 का सेल्फ क्या होता है, सेल्फ क्या होता है ये लिख देता हूं। KMnO4 सेल्फ एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस में चेंज हो जाता है, और इसका वैलेंसी फैक्टर 5 होता है। KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस में चेंज हो जाता है और इसका वैलेंसी फैक्टर ऑफकोर्स आप निकालिएगा 5 ही आएगा, कई बार निकाला हुआ है। हम अब कर रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ Fe2 प्लस या FeSO4। FeSO4 लिखिए या Fe2 प्लस लिखिए, Fe का कोई, आयरन 2 प्लस का कोई भी सॉल्ट, तो Fe2 प्लस है, आपने KMnO4 मिलाया ऊपर से। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम है, Fe2 प्लस को ऑक्सीडाइज कर देगा Fe3 प्लस में और खुद रिड्यूस हो जाएगा Mn2 प्लस में, और अनिया पनिया निकलेगा, आप निकाल देना। Fe2 प्लस का वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर 5 होगा। आप डायरेक्ट कर देना इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 प्लस बराबर इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस। Fe2 प्लस की मोलरिटी थी M1, वॉल्यूम थी V1, मोलरिटी M1 इंटू V1, मान लो लीटर में था, मान लो, तो मिलीमोल सॉरी मोल आ जाएगा, इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट आ जाएगा। KMnO4 की मोलरिटी थी M2, वॉल्यूम थी V2, इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है। दिस इंप्लाइज M1 कैन बी कैलकुलेटेड। एक बार इस पूरे ड्रामेबाजी को देखिए, एक बार इस पूरे ड्रामेबाजी को देखिए, और कहीं पे दिक्कत हो रही है तो आप पूछिए। और जो रेड से अंडरलाइन लाइन है उसे पहले याद रखिए, उसको समझाऊंगा, अब जस्ट इसके बाद समझाऊंगा कि HCl HNO3 क्यों नहीं यूज कर सकते। H प्लस करा, एक बच्चा बोल रहा है H2SO4 का यूज नहीं हुआ, तो H प्लस कहां से आया, तुम्हारे घर से आ गया बे, ये H प्लस तुम्हारे घर से आ गया बेटा। अब बिना H प्लस के MnO4 माइनस Mn2 प्लस में जाएगा नहीं, कलर उलर नहीं याद रखना, नहीं याद रखना। एस्टिमेशन से फिर से बताइए, सुनो मेरी बात, फिर से सुनना, सुनोगे सिर्फ अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो मेरा टारगेट है FeSO4 का एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालना, तो उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम नाप लिए और इस वेसल में रख दिया, वॉल्यूम V1 है, तो V1 की वैल्यू हमें पता हो गई, V1 की वैल्यू पता हो गई। मोलरिटी नहीं पता है तो M1 हमने मान लिया कि इसकी मोलरिटी है, FeSO4 है मींस Fe2 प्लस है, सल्फेट का कुछ नहीं होना, तो Fe2 प्लस हमने लिख दिया। अब हम जानते हैं कि Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में किया जा सकता है, हम जानते हैं Fe2 प्लस Fe3 प्लस में ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो Fe2 प्लस एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया KMnO4 सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी हमें पहले से पता थी, उसका वॉल्यूम कितना यूज हुआ तो ब्यूरेट में ले लिया, टाइट्रेट करने लगा।
तो KMnO4 लाइट पिंक, पर्पल पिंक, पिंक पर्पल कलर का होता है KMnO4, पर्पल पिंक। तो KMnO4 एक एक RFE2 सोल्यूशन जो Fe सल्फेरस सल्फेट था वो लगभग लगभग ऑलमोस्ट कलरलेस सोल्यूशन था। तो ऑलमोस्ट प्रकाश कुमार कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा इंटेंस पर्पल, डाइल्यूट सोल्यूशन जो होगा ना वो लाइट पिंक पर्पल होगा। हाँ प्लीज नहीं लिखो ना यार, हम समझा रहे हैं, फिर से लिखना शुरू कर दिया। ये जो सॉल्यूशन है नीचे Fe2+ का वो कलरलेस है, ऊपर से कलर्ड सॉल्यूशन आ रहा है, एक एक बूंद आएगा KMnO4 का और कलर गायब हो जाएगा। कलर गायब क्यों हो रहा है? इसका मतलब ऊपर से जो KMnO4 आ रहा है वो नीचे के सॉल्यूशन से रिएक्ट करके कोई और कंपाउंड बन जा रहा है जिसके कारण कलर गायब हो रहा है। तो कलर डिस्कलर होता जाएगा। जिस मोमेंट पर ऊपर से एक बूंद आया और कलर गायब नहीं हुआ, उस मोमेंट पे समझ जाइए कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया और टाइट्रेशन को बंद कर दीजिए। उस मोमेंट पर जितना वॉल्यूम इसमें गिरा उतना ml, ये ब्यूरेट है बता देगा कितना वॉल्यूम गिरा, तो V2 की वैल्यू भी हमें पता लग गई। अब हमें करना क्या था, Fe2+ सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालना था, तो Fe2+ लिखा, MnO4 माइनस लिखा और H2SO4 से H+ इसलिए लिखा कि हमें पता चला कि MnO4 को एसिडिक मीडियम में यूज कर रहे हैं। तो KMnO4 ने Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर दिया Fe3+ में और खुद रिड्यूस हो गया Mn2+ में। अब हम कहेंगे कि KMnO4 ने ऑक्सीडाइज किया Fe2+ को और Fe2+ ने रिड्यूस किया KMnO4 को, तो इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बराबर होता है। तो हमने लिख दिया इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ बराबर इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस। अब देखिए Fe2+ की मोलरिटी M1 माने थे, तो M1 इंटू V1, मान लो वॉल्यूम लीटर में लिए हुए, तो M1 इंटू V1 दे दिया आपको मोल, इंटू वैलेंसी फैक्टर, Fe2+ से 3+ में गया तो वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, तो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट आ गया। KMnO4 की मोलरिटी M2 थी, M2 इंटू V2, V2 लीटर में है मान लो, तो M2 इंटू V2 आ गया मोल, इंटू वैलेंसी फैक्टर आ गया इक्विवेलेंट। इसको बराबर करेंगे, M1 निकल गया, M1 निकालना मेरा टारगेट था, मेरा टारगेट पूरा हो गया। मुझे बताना अभी भी ये पूरी कहानी समझ में आई या नहीं आई, मुझे बताना जिनको पहले समझ में नहीं आया, ये पूरी कहानी समझ में आई या नहीं। यस, ये सब मैं बताऊंगा भी नहीं, फिर से लगभग बच्चों को क्लियर है। अब देखिए, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का एस्टिमेशन इससे कर सकते हैं, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इस तरह का रिएक्शन। तो हम कुछ एस्टिमेशन लिख देते हैं, आपको कुछ एस्टिमेशन लिख देते हैं। अच्छा आप देखो बैलेंसिंग, अगर आप बैलेंस करके बनाना चाहते हो तो भी कितना क्लियर है, इस वैलेंसी फैक्टर 1 को यहां लिख दो, इस वैलेंसी फैक्टर 5 को यहां लिख दो, यहाँ 5 हो गया, अब हीट एंड ट्रायल लगा दो, यहाँ 5 हो गया, ऑक्सीजन 4 है, 4 हो गया, हाइड्रोजन 8 है, 8 हो गया, 17 पॉजिटिव, 17 पॉजिटिव, बैलेंस हो गया। देखो कितना इजी है बैलेंसिंग। अब बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बट हम बैलेंस करके भी लिख सकते हैं। देखिए एस्टिमेशन ऑफ H2O2, एस्टिमेशन ऑफ H2O2, H2O2 है, इसको KMnO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे, MnO4 माइनस ही लिख रहा हूं, इसको KMnO4 के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, एसिडिक मीडियम में करा रहा हूं। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Mn2+ में जाएगा तो ये रिड्यूस होगा, तो H2O2 ऑक्सीडाइज होगा, ये O2 बना देगा प्लस H2O। अब H2O2 ऑक्सीडाइज होता है तो O2 बनता है, ये मैं आपको बताया हुआ कि H2O2 का जब ऑक्सीडेशन होगा तो O2 बनेगा। H2O2 का वैलेंसी फैक्टर भी 2 बताया हुआ हूं, और MnO4 माइनस का वैलेंसी फैक्टर 5। आप चाहे तो इसे बैलेंस भी कर सकते हैं, बैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं है, बट बैलेंसिंग की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करा दे रहा हूं। 5, ये 10 ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, 2 Mn, 8, 10 8 18, 8 H2O, 16 हाइड्रोजन, 10, 6 H+, 4 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, बैलेंस्ड है। और कुछ एस्टिमेशन करते हैं,
एस्टिमेशन ऑफ SN2 प्लस। याद रखिएगा किसको किस ऑक्सीडेशन स्टेट से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज रहे हैं। दो कंपाउंड कराया, Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में भेजा, H2O2 को O2 में भेजा, SN2 प्लस को SN4 प्लस में भेजूंगा। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, SN4 प्लस में ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस में जाएगा और अनिया पनिया बनेगा। इसका वैलेंसी फैक्टर 5, इसका वैलेंसी फैक्टर 2। जानती हो, इसको यहां लिख देंगे, इसको यहां लिख देंगे, यहाँ 5 हो जाएगा। मैग्नीज 2 है, 2 ऑक्सीजन 8 है, 18 हाइड्रोजन 16 है, कसम से 16 4 10 26 10 36 16 10 26 26 में 24, 5 का 20 4 24 बैलेंस्ड है। कुछ और एस्टिमेशन करते हैं अपन। एस्टिमेशन ऑफ KI। KI है, रिएक्शन लिखना सीखो। एसिडिक मीडियम में KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। क्या आप गेस करके बता सकते हो कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में इसको किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, KI को किस ऑक्सीडेशन स्टेट में भेजेगा? ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनेगा? 0। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आयोडीन बनाएगा। इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, इसका वैलेंसी फैक्टर पंजा छाप होगा। जानती हो, इसको इसके पास और इसको इसके पास, पंजा छाप। मैग्नीज 1 है, आयोडीन 5 है, तो 5/2 लगा दो। 5K प्लस भी है तो 5K प्लस भी मैं लिख देती हूँ। मैग्नीज हो गया। ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ मैं चौका लगा देता हूँ। हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ मैं 8 लगा देता हूँ। 7 पॉजिटिव, 5 2 7 पॉजिटिव, संतुलित है, बैलेंस्ड है। एक बात याद रखिएगा, रिसेंटली IIT में पूछा है, KMnO4 KI को एसिडिक मीडियम में I2 में बदलता है और बेसिक मीडियम में आयोडेट में बदलता है, IO3 माइनस में। अलग से पढ़ाऊंगा बेसिक मीडियम का ये वाला केस। सो अभी मैं जस्ट बोल दे रहा हूं कि KMnO4 KI को एसिडिक मीडियम में I2 में बदलता है और बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में आयोडेट में बदलता है। अलग से पढ़ाऊंगा मैं बेसिक मीडियम में, वहां पे ये बात बताऊंगा फिर से। एस्टिमेशन ऑफ सोपी। मुझे एक चीज बताना, मुझे एक चीज बताना, थोड़ा थोड़ा रिएक्शन लिखना और बैलेंसिंग करना। कितना इजीली मैं बैलेंसिंग कर रहा हूं, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आपको और अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस, वेरी गुड। तो बस ऐसे ही देखते रहो, मजे लेते रहो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एस्टिमेशन ऑफ SO2। SO2 का एस्टिमेशन कर रहे हैं। SO2 का सल्फर में 4 ऑक्सीडेशन है, स्टेट है। MnO4 माइनस से कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में। झूठ नहीं बोलना, एसिडिक मीडियम में तो MnO4 माइनस से Mn2 प्लस ही बनेगा। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। आप मुझे बताओ इस सल्फर को किस ऑक्सीडेशन स्टेट में भेजेगा? आप मुझे बताओ, सल्फर को ऑक्सीडाइज करके किस ऑक्सीडेशन स्टेट में भेजेगा? 6 में भेजेगा। आप कितने अच्छे हो यार, तुरंत बता दिए 6 में भेजेगा। ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा ही ना। तो ये सल्फेट बनाएगा, सल्फेट में 6 होता है, प्लस अनिया पनिया। इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा, क्योंकि सल्फेट में 6 है ऑक्सीडेशन स्टेट, 6 - 4 2। और इसका वैलेंसी फैक्टर पंजा छाप। अब ऐसा करते हैं, इस 2 को मैं यहां लिख देती हूं और इस पंजा छाप को मैं यहां लिख देती हूं, सॉरी लिख देता हूं। सो सल्फर 5 है तो सल्फर 5 हो गया। मैंगनीज 2 है, मैंगनीज 2 हो गया। 5 दूनी 10 और 8 18 ऑक्सीजन है।
इस तरफ 5 दूनी 10 और 8 18 ऑक्सीजन है और इस तरफ 20 ऑक्सीजन है, तो 2 वाटर मैं इधर जोड़ देता हूं। 2 वाटर मैं इधर जोड़ दिया, जब 2 वाटर इधर जोड़ दिया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 5 दूनी 10 8 18 2 20 5 का 20 और 4 हाइड्रोजन इधर है, तो 4 H प्लस मैं इधर जोड़ देता हूं। अब देखता हूं चार्ज बैलेंस है या नहीं है। 2 निगेटिव है इधर, इधर 5 दूनी 10 निगेटिव 10 निगेटिव और 4 दूनी 8 पॉजिटिव 2 निगेटिव है। अब संतुलित है, अब क्या है, बैलेंस्ड है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। देखिए ऑक्सीजन इधर हुआ तो मैंने वाटर उधर से हटा के वाटर इधर कर दिया और H प्लस को उधर कर दिया, है ना, क्योंकि बैलेंस नहीं होता अदरवाइज। तो कुछ कॉमन सेंस लगाना होता है। कुछ और एस्टिमेशन अगर है तो मैं देखता हूं कि कुछ और एस्टिमेशन का कुछ और फॉर्मूले हैं क्या, कुछ और किसी का और का कर सकते हैं क्या। आर्सेनिक का कर सकते हैं एक, तो H2O2 ऑक्सलेट नहीं किया हूं, हाँ, एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सलेट। ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सलेट का एस्टिमेशन कर रहे हैं C2O4 2-। आप देखो C2O4 2- है, KMnO4 के साथ इसका एस्टिमेशन कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं। झूठ नहीं बोलना, कसम से जल्दी से बताओ ऑक्सलेट को क्या बना देगा ये, KMnO4 ऑक्सलेट को क्या बना देगा, CO2 बना देगा। वाह, वेरी गुड, आप पढ़ के आए हो। प्लस वाटर, इसका वैलेंसी फैक्टर ऑलरेडी निकाल चुका हूं, 2 इंटू 4 माइनस 3 2 आएगा, +3 है यहाँ पे और यहाँ पे +4 है। इसका वैलेंसी फैक्टर 5 आएगा। अब क्या करो, इस 2 को यहां लिख दो और इस 5 को यहां लिख दो। कार्बन 10 है, यहां 10 लिख दो, मैग्नीज 2 है, यहां 2 लिख दो, ऑक्सीजन 5 का 20 और 8 28 है, 10 दूनी 20 और 8 28, ऑक्सीजन 16 है, हाइड्रोजन 16 है, 16 H प्लस लिख दो, 10 2 12 4 पॉजिटिव बैलेंस्ड है। यस, KMnO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और एस्टिमेशन करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ FeC2O4। और एक बात मैं बोलूं बेटा, ये जो मैं रिएक्शन लिखने का तरीका बताया हूं, पूरे आपको जितने भी रिएक्शन पढ़ने उसमें 70% रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन मुझे ऐसे नहीं याद रहता, इसी तरीके से याद रहता है रेडॉक्स रिएक्शन। यही तरीका ही है रिएक्शन को याद रखने का, इस ऑक्सीडेशन स्टेट से इस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। चूंकि 70% रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, तो मुझे याद करने में, रिएक्शन याद करने में बहुत सुविधा होती है। FeC2O4 है और MnO4, KMnO4 है, MnO4 माइनस लिखा, एसिडिक मीडियम है। आप बताओ, FeC2O4 में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट में कार्बन +3 में है। क्या क्या बनाएगा, Fe2+ को Fe3+ में चेंज कर देगा, ऑक्सलेट को CO2 बदल देगा, खुद Mn2+ में चला जाएगा और अनिया पनिया निकलेगा, निकाल देना। इसका वैलेंसी फैक्टर बता चुका हूं 3 होगा, इसका वैलेंसी फैक्टर पंजा छाप होगा। इस पंजा छाप को मैं यहां लिख देता हूं, तिग्गी को मैं यहां लिख देता हूं, आयरन 5 आयरन 5, कार्बन 10 कार्बन 10, मैग्नीज 3 मैग्नीज 3, ऑक्सीजन 5 का 20 4 के 12 20 और 30, 20 10 30 32 32 ऑक्सीजन इधर हो गया 20 और 12 32, हाइड्रोजन 24 24 हाइड्रोजन है, 24 लिख दिया, पॉजिटिव चार्ज हो गया 21, 5 के 15 और 6 21, बैलेंस्ड है। आप मुझे बताओ बैलेंसिंग क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? ये सारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग है, जो आप बोलते थे फिर से बता दो। एक ही बात है, दिव्यांशु राज कहता है, बोलते हैं KMnO4 लिखते हैं MnO4 माइनस, आयनिक फॉर्म में लिखते हैं बेटा। KMnO4 अगर इधर लिख भी दोगे तो क्या दिक्कत है, लिख दो ना, इधर KMnO4 लिख देंगे, इधर K+ लिख देंगे, यहाँ 3 KMnO4 लिख दो, इधर 3 K+ जोड़ दो।
यार इतनी इतनी गलती, ऐसी ऐसी बात क्यों नहीं समझ में आता है। कहता है बच्चा आप बोलते KMnO4 और लिखते हैं MnO4 -O, आयनिक फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर आप KMnO4 लिखेंगे तो 3KMnO4 इधर लिख दो और इस तरफ 3K+ जोड़ दो, खत्म हो गई बात। पढ़ोगे तो मजा आएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं मजा आएगा। दावे के साथ कह सकता हूँ हमसे बेटर टीचर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं मिल सकता, है ना। लेकिन आप इतना ना तंग कर देते हो ना मुझे क्लास में कि थोड़ा थोड़ा मेरा दिमाग भी काम करना कभी कभी बंद कर देता है। लेक्चर नोट बोलती है हमारी, लेक्चर नोट पढ़ पढ़ के लोग टीचर बन जाते हैं, बोलती है लेक्चर नोट मेरी। एनीवे, FeC2O4 का एस्टिमेशन हो गया। लास्ट एस्टिमेशन करते हैं, मोर सॉल्ट भी पूछता है, एस्टिमेशन ऑफ मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट होता है FeSO4.NH4 डॉट छक्का पानी 6H2O, इसको बोलते हैं मोर सॉल्ट। एक बच्चा बोला कि सर आप बोलते लिखते हो, आप लिखते हो MnO4 माइनस, बोलते हो KMnO4। ऐसा करता हूं मैं इस बार KMnO4 ही लिखता हूं। मेरे पास मोर सॉल्ट है, इसको बोलते हैं मोर सॉल्ट, FeSO4.NH4 डॉट छक्का पानी प्लस KMnO4 है, पूरा लिख देते हैं KMnO4। मैं बोलता था H2SO4, लिखता था H+, पूरा लिख देते हैं H2SO4। देखो क्या क्या बनेगा। आयरन 2+ में, आयरन 3+ में जाएगा, तो आयरन 3+ में जाएगा तो Fe2SO4 बनाएगा। अमोनियम सल्फेट का कुछ नहीं होगा, एज इट इज पड़ा रहेगा, NH4 अमोनियम को ऑक्सीडाइज नहीं करता KMnO4, याद रखेंगे, अमोनियम को ऑक्सीडाइज, अमोनियम आयन को ऑक्सीडाइज नहीं करता। खुद कहां चला। पोटेशियम का क्या होगा, पोटेशियम को K2SO4 लिख दो। मैग्नीज Mn2+ में जाएगा तो MnSO4 लिख दो, और पोटेशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, बाकी अनिया पनिया बचेगा, अनिया पनिया लिख दो। इसका वैलेंसी फैक्टर Fe2+ से Fe3+ में गया है, इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 1, इसका बैलेंसी फैक्टर हो गया पंजा छाप। बैलेंस करना चाहते हैं, देखिए मैं बैलेंस कर देता हूं। इस पंजा छाप को यहां लिख दीजिए, इस एक्का को यहां लिख दीजिए। 5 आयरन है, यहां 5/2 कर दीजिए। NH4 5 दूनी 10 है, यहां 5 लिख दीजिए। 5 लिखिएगा तो अमोनियम हो जाएगा 10, तो यहां भी हो जाएगा 10। पोटेशियम 1 है, यहां हाफ कर दीजिए। मैग्नीज 1 है, यहां 1 है, सही है। सल्फेट देखते हैं, इस तरफ सल्फेट है 2.5 × 3 7.5, 7.5 और 5 12.5, 12.5 और आधा 13, 13 और 1 14, 14 सल्फेट है। इस तरफ देखिए, 1 और 1 2, 2 × 5 10, 10 और यहां 4 लिख दीजिए तो 14 सल्फेट हो जाएगा। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन देखिए, इस तरफ सल्फेट वाला ऑक्सीजन छोड़ देंगे। 6 × 5 30 ऑक्सीजन, 30 और 4 34 ऑक्सीजन है इधर। इस तरफ सल्फेट वाला छोड़ देना है, सल्फेट वाला छोड़ देना है, सल्फेट वाला, यहां पर 34 H2O लिख दीजिए। हाइड्रोजन इस तरफ 68 है, हाइड्रोजन देखिए यहां पर NH4 वाला, NH4 को अलग बैलेंस किए हुए हैं तो NH4 वाला छोड़ सकते हैं हाइड्रोजन। 6 दूनी 12, 12 25 60, 60 और 8 68, हाइड्रोजन 68 है, बैलेंस हो गया। ये रिएक्शन बैलेंस हो गया जी, रिएक्शन बैलेंस हो गया। आपको कुछ कहना है तो आप बोल सकते हो, आपको कुछ कहना है तो आप बोल सकते हो। समझ में आ रहा है, यस नो? नो दिक्कत। देखिए देखिए, पूरा भी रिएक्शन लिख सकते हैं, आयनिक फॉर्म में लिखने में थोड़ा सा। मोर साल्ट का वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। देखो ना, मोर साल्ट में क्या हो रहा है, आयरन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 और +3 में गया है, और किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ है कहीं भी। तो चूंकि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है,
तो वैलेंसी फैक्टर होगा 3 - 2 1। हाँ इक्विवेलेंट ऑफ, हाँ इक्विवेलेंट ऑफ मोर सॉल्ट FeSO4 डॉट NH4 होल 2 SO4 डॉट छक्का पानी बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ कमिनोफोर, सॉरी KMnO4। हाँ शॉर्ट में लिखेंगे तो सिर्फ यहां से Fe2+ उठाएंगे, शॉर्ट में लिखेंगे तो कहेंगे यहां से सिर्फ Fe2+ लिखे तो उठाएंगे, KMnO4 से सिर्फ MnO4- उठाएंगे और H2SO4 से सिर्फ H+ उठाएंगे और ये हो जाएगा Fe3+, ये हो जाएगा Mn2+ और ये हो जाएगा पनिया। बस शॉर्ट में लिखेंगे, इतना से काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है? अमोनियम में कोई चेंज, अरे यार KMnO4 is not capable of oxidizing ammonium sulfate। आप कह रहे हो ऐसा क्यों नहीं, आर्सेनिक में आर्सेनिक 3+ लोगे +5 चला जाएगा, आप हमसे कह रहे हो ऐसा क्यों नहीं। हाँ शॉर्ट में ज्यादा सही है। आप हमसे कह रहे हो ऐसा क्यों नहीं, तो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है और किसको नहीं कर सकता है, ये डेटा से पता चलेगा और ये डेटा आप पढ़ेंगे 12th के चैप्टर में। उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टाइम मत खराब करो मेरा प्लीज। एक बच्चा लिख दिया आर्सेनिक का एस्टिमेशन, चलो देख लो। एस्टिमेशन ऑफ ASO3 3-। ASO3 3- है और KMnO4 के साथ इसको टाइट्रेट कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में। आर्सेनिक का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, नाइट्रोजन के ग्रुप का है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक। तो KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो +5 में भेजेगा, तो +5 में भेजेगा तो क्या बनाएगा, देखिए मैं लिख रहा हूं ASO4 3- बनाएगा प्लस Mn2 प्लस H2। आप देखो यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वैलेंसी फैक्टर हो गया 5 - 3 बराबर 2, इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया पंजा छाप, यहां 5 लिख दो, यहां 2 लिख दो, 5 AS है, 5 AS हो गया, 2 Mn है और ऑक्सीजन है 5 के 15 और 8 15 5 23 23, 5 का 20 और 3 23, 6 हाइड्रोजन है, सो 6H+, 15 16 17 17 11 निगेटिव, 5 के 15 4 11 निगेटिव, बैलेंस्ड है। एस्टिमेशन का मतलब होता है यार, हदो यार, एस्टिमेशन का मतलब सबसे पहले बताया था, एस्टिमेशन का मतलब होता है उस सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालना। एस्टिमेशन का मतलब है कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन है और इसका मोलरिटी निकालना। अभी तक एस्टिमेशन का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा, पहले से बोले एस्टिमेशन का मतलब है Fe2+ में बोल रहा था कि FeSO4 का सॉल्यूशन है, FeSO4 की मोलरिटी निकालना है, तो इसको बोलेंगे एस्टिमेशन ऑफ Fe2+। एनीवे ये खत्म हुआ डाइक्रोमेटिक टाइट्रेशन इन एसिडिक मीडियम। कहां से चल रहा था, पर मैग्नेट टाइट्रेशन इन एसिडिक मीडियम। दूसरा देखिए, सेकंड है पर मैग्नेट टाइट्रेशन इन वीकली बेसिक और न्यूट्रल मीडियम। तो पहले मैं हाफ ऑफ द रिएक्शन लिख रहा हूं कि MnO4- जो है, MnO4- जो है, इसे न्यूट्रल या वीकली बेसिक मीडियम में डालिएगा तो MnO2 में बदल जाएगा। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 1 × 7 - 4 3। चाहे तो आप पूरा बैलेंस कर दें,
2H2O। बेसिक मीडियम में बैलेंस करना होगा, तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करना होगा तो इधर 2 ऑक्सीजन है, तो इधर 2H2O और जोड़ दो और इधर 4OH माइनस जोड़ो, तो ऑक्सीजन हो गया 4 2 6, 4 2 6, हाइड्रोजन हो गया 2 2 4, 2 2 4। अभी बैलेंस करता हूं मैं। MnO4 माइनस है, MnO2 बना, प्लस 2H2O प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, सही लिखा था। अब 4OH माइनस इधर भी जोड़ दो, 4OH माइनस इधर भी जोड़ दो, तो इस तरफ 4OH माइनस आएगा, इस तरफ 2H2 आएगा, सही था। 2H2O आएगा, इस तरफ 4OH माइनस आएगा, चार्ज देख लो, 4 निगेटिव है, 1 निगेटिव है, तो प्लस 3 इलेक्ट्रॉन आएगा। MnO4 माइनस बेसिक मीडियम में इसका वैलेंसी फैक्टर 3 होगा, आपको दिख भी रहा है कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। बट किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ना, तो इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, एस्टिमेशन ऑफ KI, बाकी सब जो रिएक्शन है ना, ये ऊपर जैसा ही होगा। SN2 प्लस लोगे SN3 SN4 प्लस में चेंज होगा, Fe2 प्लस लोगे Fe3 प्लस में होगा। KI में इसका रिएक्शन अलग होता है। KI में अगर MnO4 माइनस लीजिएगा और बेसिक मीडियम है या न्यूट्रल मीडियम है, तो ये आयोडेट बनाता है, IO3 माइनस बनाता है, K प्लस MnO2 बनाता है, प्लस आटर वाटर जो भी बनाना है बनाएगा। अब देखो KI है, KI की जो वैलेंसी फैक्टर है वो क्या होगा, यहाँ पे -1 है और आयोडीन का यहाँ +5 है, तो वैलेंसी फैक्टर होगा 1 × 5 -1, ये हो जाएगा 6। और MnO4 माइनस का वैलेंसी फैक्टर अब होगा 3 होगा वैलेंसी फैक्टर, तो यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 6 लिखेंगे। उससे बेटर है यहाँ 3 और यहाँ 6 लिखने से बढ़िया है यहाँ 1 लिख दो और यहाँ 2 लिख दो, रेशियो में सेम रखा मैंने। अब आयोडीन बैलेंस है, पोटेशियम बैलेंस है, मैग्नीज 2 होगा तो मैग्नीज 2 कर दिया। अब ऑक्सीजन देख लो आप, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन इधर है और 7 ऑक्सीजन इधर है, इधर 1 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो इधर 1 वाटर जोड़ दो और इधर 2OH माइनस जोड़ दो। सो ऑक्सीजन अब इधर हो गया 4 दूनी 8 1 9, इधर हो गया 2 दूनी 4 5 6 7 8 9, हाइड्रोजन इधर हो गया 2, हाइड्रोजन 2, चार्ज देख लेते हैं, चार्ज इधर 2 निगेटिव है और इधर भी 2 निगेटिव है, बैलेंस हो गया। तो ये IIT में पूछा हुआ है रिसेंटली कि पोटेशियम आयोडाइड को KMnO4 बेसिक मीडियम में जब ऑक्सीडाइज करेगा तो आयोडीन का जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। सिंगल डिजिट इंटीजर में 2-3 साल पहले IIT में आया है, मुझे बताओ आंसर क्या होगा। फाइव आंसर होगा, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो कैसे करके सवाल आता है, वेरी गुड। बाकी सब रिएक्शन जो होगा ना, जैसे बेसिक मीडियम में आप Fe2 प्लस ले लोगे तो Fe3 प्लस ही बनाएगा, सल्फाइड ले लोगे सल्फर ही बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड ले लोगे सल्फेट ही बनाएगा। KI का अलग होता है, KI का अलग होता है, ये याद रखिएगा, याद रखने वाला पॉइंट है ये। अब हमने पर मैग्नेट टाइट्रेशन कर दिया, डाइक्रोमेटिक करते हैं। पहले मैं थ्योरी कर लूं उसके बाद पढ़ाएंगे। डाइक्रोमेटिक titration in acidic medium.
एक चीज और मैं बताना भूल गया यार, सॉरी। ऊपर मैंने ये जो पॉइंट लिखा था रेड से अंडरलाइन करके, ये वाला पॉइंट, टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम KMnO4 to KMnO4 we use dilute H2SO4, we can't use HCl और HNO3। जरा सा देखिए एस्टिमेशन ऑफ Fe2 प्लस को देखिए। अगर हम यहां पर HCl यूज करेंगे, HCl यूज करिएगा तो KMnO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl क्या करेगा, Cl2, KMnO4 क्या करेगा, HCl को Cl2 बना देगा। अब KMnO4 Fe2 प्लस को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है और Cl माइनस को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है। इस केस में इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 के बराबर नहीं होगा। इस केस में होगा इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 प्लस प्लस इक्विवेलेंट ऑफ HCl यूज्ड एज, क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप देखो, चूंकि KMnO4 Fe2 प्लस को भी ऑक्सीडाइज कर देता है और HCl को भी ऑक्सीडाइज करता है, इसलिए हम HCl को यूज नहीं करते हैं। मींस HCl रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है यहाँ पे, इसलिए HCl को यूज नहीं करते हैं। और यहाँ पे रीजन लिख दिया हो, HCl के नीचे RA लिख दिया हो, मतलब HCl रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है। अगर हम HCl की जगह HNO3 यूज करेंगे तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे HNO3 यूज करेंगे तो क्या होगा, HNO3 itself ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 itself Fe2 प्लस को क्या करेगा, HNO3 itself Fe2 प्लस को Fe3 प्लस कर देगा। तो जितना भी Fe2 प्लस होगा उसका एक पार्ट HNO3 करेगा और एक पार्ट MnO4 माइनस करेगा। फिर आप नहीं लिख सकते इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 प्लस बराबर इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस। और जब तक आप ये लाइन नहीं लिखेंगे इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 प्लस बराबर इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस, तब तक Fe2 प्लस का एस्टिमेशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि HCl का कितना पार्ट यूज हुआ या HNO3 का कितना पार्ट यूज हुआ। इसीलिए, और H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता है, इसलिए हम H2SO4 लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस लाइन को याद रखेंगे और पूछेगा क्यों, तो हम लिखेंगे HCl रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है इसलिए, और HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है इसलिए। कहेगा H2SO4 नहीं काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, तो हम कहेंगे डाइल्यूट H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम डाइल्यूट लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ समझ में आया, नहीं आया? HCl और HNO3 नहीं लेते हैं, कुछ समझ में आया, नहीं आया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डाइक्रोमेटिक बोलते हैं Cr2O7 को, K2Cr स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसमें होगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा K2Cr2O7, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन एसिडिक मीडियम, इट इज a strong oxidizing agent only in एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही नहीं। तो जो जहां जहां आप KMnO4 लेते थे, वहां वहां आप KMnO4 की जगह K2Cr2O7 ले सकते हैं और रिएक्शन सेम होगा। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो Cr2O7 2 माइनस एसिडिक मीडियम में Cr3 प्लस में चेंज हो जाता है, याद रखिएगा। K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में Cr3 प्लस में चेंज हो जाएगा। बैलेंस कर लेते हैं इसको, पहले बैलेंसी फैक्टर निकाल लेते हैं। बैलेंसी फैक्टर होगा, यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +3 दिख रहा है, 2 × 6 - 3, बैलेंसी फैक्टर होगा 6। अब इसको बैलेंस कर लो, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 7 वाटर 7 वाटर, 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी फैक्टर 6 होगा। वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 6 होगा। अब देख, सवाल है कि कैसे सर इससे एस्टिमेशन कैसे करेंगे, तो एक कर लेते हैं एस्टिमेशन ऑफ Fe2 प्लस, एस्टिमेशन ऑफ Fe2 प्लस।
आप फिर से मत पूछना एस्टिमेशन का क्या मतलब है। Fe2+ का एस्टिमेशन का मतलब है Fe2+ का कोई सॉल्ट हो या ऑक्साइड हो, FeO हो, FeSO4 हो, FeNO3(2) हो, सबका अगर मोलरिटी निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। एस्टिमेशन का मतलब होता है उसके Fe2+ के सॉल्ट का मोलरिटी निकालना। तो Fe2+ को टाइट्रेट करेंगे किससे? K2Cr2O7 से। किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। क्या बनाएगा? Fe3+ बनाएगा और Cr3+ बनाएगा और अनिया पनिया बनेगा, बना लेना। इसका वैलेंसी फैक्टर 1, इसका वैलेंसी फैक्टर छक्का, इसका वैलेंसी फैक्टर छक्का, जानती हो? इसके वैलेंसी फैक्टर को यहां लिख देंगे, इसको यहां लिख देंगे। तुम छक्का हो, तुम एक्का हो। 6 लोहा 6 लोहा, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12 दूनी 24 25 26, 24 पॉजिटिव 6 18 6 24 पॉजिटिव, बैलेंस्ड है। यहां पर टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन का एक बड़ा पार्ट खत्म होता है। अब इस पे सवाल देखेंगे, कुछ सवाल करेंगे। देखिए जेई 95 का सवाल है, इसे देखते हैं। अब आओ क्वेश्चन खेलें। सेंटीमीटर क्यों है जी? सेंटीमीटर क्यों है ये? आओ क्वेश्चन खेलें। तो सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन करने से पहले किसी को थ्योरी लिखने में कहीं पे दिक्कत है तो बोल सकता है, हमें पिछला दिखा दें। कुछ कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? हाँ लो, 1 मिनट दिया करो, क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ कोई भी रिएक्शन आ सकता है पेपर। चलिए चलिए, मैं 1-2 मिनट टाइम दे दूं समझाने पे। अब क्वेश्चन करना है, बट इन बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि HCl क्यों यूज नहीं होता है, तो उसको एक बार देख लीजिए प्लीज। देखो, Fe2+ है, KMnO4 के साथ रिएक्ट कराएं। H+ लिए हैं, ये H2SO4 से लिए हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। H2SO4 का सल्फेट एज इट इज रह जाता है, कुछ काम नहीं करता है। H2SO4 का सल्फेट, जितना सल्फेट इधर रहेगा उतना ही सल्फेट इधर रहेगा, नो डिफरेंस। ये Fe3+ बना, ये Mn2+ बना, प्लस वाटर बना। हुआ क्या? क्या हुआ रिएक्शन में, ये समझो। जितना भी MnO4- यूज हुआ वो पूरा का पूरा Fe2+ को ऑक्सीडाइज किया, तो हमने लिखा इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ बराबर इक्विवेलेंट ऑफ MnO4-। अब सोचो कि HCl यूज करेंगे तो क्या होगा। H2SO4 में क्या है, जितना SO4 इधर माइनस, जितना सल्फेट इधर था उतना ही सल्फेट इधर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन HCl में क्या प्रॉब्लम आएगा? Fe2+ लोगे, MnO4- लोगे, HCl लोगे, Fe3+ होगा, Mn2+ होगा, H2O होगा। साथ में एक और रिएक्शन हो जाएगा, Cl- को MnO4-, फिर से Mn2+ हो जाएगा और Cl2 हो जाएगा। तो जो MnO4 यूज हो रहा है वो सिर्फ Fe2+ को ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है, ये MnO4- Cl- को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो जितना MnO4 यूज हो रहा है उसका एक पार्ट Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर रहा है और एक पार्ट Cl- को ऑक्सीडाइज कर रहा है। और आपको पता नहीं चलेगा कितना पार्ट इस रिएक्शन में खर्च हुआ और कितना पार्ट इस रिएक्शन में खर्च हुआ। तो ये जब पता नहीं चलेगा तो Fe2+ का मोलरिटी निकलेगा नहीं। बट यहां पर MnO4- सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन।
नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें दिक्कत है, इसमें MnO4 HCl के Cl माइनस के साथ रिएक्ट कर जाता है। अब मुझे बताओ, अब समझ में आया कि HCl क्यों यूज नहीं कर सकते, मुझे बताओ। यस, वेरी गुड, ऑल क्लियर, वेरी गुड, ऑल क्लियर। ये फालतू का पेज है, तो इस पेज को मैं हटा दूं। चलिए अब इस सवाल पे आते हैं। HNO3 के लिए भी सेम चीज है, HNO3 भी रिएक्ट कर जाएगा, HNO3 रिएक्ट कर जाएगा Fe2+ के साथ, क्योंकि वो इटसेल्फ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेम चीज है। आइए इस सवाल को करते हैं। 5 ml सॉल्यूशन ऑफ H2O2, मेरे पास H2O2 5 ml है, लिबरेट्स इतना ग्राम ऑफ आयोडीन फ्रॉम एन एसिडिफाइड KI, ये KI के साथ रिएक्ट कर रहा है और आयोडीन बना रहा है 0.508 ग्राम। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, तो आप पहले मोलरिटी कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? मोलरिटी कैलकुलेट करो। अब देखो, इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 2 और इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 2, आयोडीन का, आयोडीन का वैलेंसी फैक्टर भी क्या होगा? 2। आप लिखो इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 बराबर इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन। H2O2 की मोलरिटी m, m इंटू 5 मिली मोल इंटू 10⁻³ मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट 0.508 अपॉन इसका मोलर मास आयोडीन का आएगा 274, 127, 254, so 0.508 डिवाइडेड बाई 254 मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट, और m बराबर होगा 0.508 बाई 254 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 5, 2, 0.4 मोलर, 2/5, 0.4 मोलर। वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है मोलरिटी इंटू 11.35, STP लिखा हुआ है ना, हाँ STP लिखा, 0.4 इंटू 11.35, और ये होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4.54। यार 11.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो उत्कर्ष आर्यन, STP नहीं NTP पे 11.2 से करते हैं, ये आंसर है। मुझे बताना समझ में आया कि नहीं आया, बताओ मुझे, समझ में आया नहीं आया? वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए वॉल्यूम ऑफ 10 ml ऑफ 1 मोलर SiO2, सेलेनियम ऑक्साइड है, 10 ml है, 1 मोलर है, will exactly reacted with exactly CrSO4 2 molar 20 ml. In the reaction Cr2 plus was oxidized to Cr3+. अब देखो Cr+2 है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, तो सेलेनियम रिड्यूस होगा, सेलेनियम का +4 है, तो सेलेनियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा नहीं पता, तो मान लेते हैं N+ में जाता है। सेलेनियम किस में जाता है? N+ में जाता है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 4 - N। मुझे बताना 4 - N क्यों लिया, N - 4 क्यों नहीं लिया? हाँ, सेलेनियम जो होगा, देखो क्रोमियम ऑक्सीडाइज हुआ है, तो सेलेनियम रिड्यूस होगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा, तो 4 से कम ही होगा N की वैल्यू 4 से कम ही होगा, तो 4 - N किया, दोनों का इक्विवेलेंट बराबर कर दीजिए। इक्विवेलेंट ऑफ SiO2
बराबर इक्विवेलेंट ऑफ CrSO4। मोलरिटी 1 है इंटू वॉल्यूम इन ml मिलीमोल इंटू 10⁻³ मिली इक्विवेलेंट इंटू वैलेंसी फैक्टर 4-10 इक्विवेलेंट। मोलरिटी 2 है इंटू वॉल्यूम इन ml मिलीमोल इंटू 10⁻³ मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट। और 4 - n बराबर 4। दिस इंप्लाइज n बराबर 0। तुम कौन हो? मैं आंसर हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। छाप लो जल्दी से। एक सवाल और करूंगा, टाइम वाइम मत इतना ही तो लपड़ा दूंगा मैं यहीं से। है ना सिंपल, समझ में आ रहा है ना? इक्विवेलेंट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है ना? बोलो, इक्विवेलेंट थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? लग रहा है ना रिएक्शन को पूरा लिखे बिना, रिएक्शन को पूरा लिखे बिना हम सवाल को कर सकते हैं अगर वैलेंसी फैक्टर निकालने आ रहा है तो। मजेदार है। अरविंद लिख लिया बेटा? हाँ, मोल के क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, पोटेशियम एसिड ऑक्सैलेट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय MnO4। पहला MnO4 माइनस का ले रहा हूं, ध्यान से देखना, ये लास्ट सवाल कर रहा हूं तो प्लीज टाइम के बारे में बोल के दिमाग मत खराब करना। K2C2O4 डॉट 3H2C2O4 डॉट 4H2O, यह एक सॉल्ट है। इस सॉल्ट को MnO4 माइनस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, एसिडिक मीडियम है। तो MnO4 माइनस के बारे में तो आपको पता है Mn2 प्लस में बदलेगा। आप मुझे बताओ, सॉल्ट को ध्यान से देखो और मुझे बताओ दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा। सॉल्ट को ध्यान से देखो, दूसरा काम का प्रोडक्ट क्या बनेगा? CO2। वेरी गुड, मजा आ गया बेटा, वेरी गुड। ऑक्सैलेट आयन है, देखो ना, ऑक्सैलेट आयन है। तो जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा इस काम का CO2, इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 5। इसका वैलेंसी फैक्टर निकाल लो। मोलर क्या है दिया हुआ? दिया हुआ क्या है? मोलरिटी है, हाँ, तब तो निकालना पड़ेगा। इसका वैलेंसी फैक्टर देखो, कार्बन इसके एक मोल में देखो कार्बन कितना मोल है। इसके एक मोल में कार्बन है 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8 मोल है। 8 इंटू 4-3। ऑक्सैलेट में कार्बन का +3 होता है तो, और CO2 में कार्बन का +4 होता है, तो 4-3 बराबर 8। मुझे बताना 8 होगा वैलेंसी फैक्टर, ये समझ में आया? 8 होगा वैलेंसी फैक्टर। यहाँ 4H2O है यार, आ गया, वेरी गुड। अब लिखो 5.0 एसिड ऑक्सैलेट। यह है कितना? 5.08 ग्राम है। और निकालना क्या है? इसका वॉल्यूम VmL मान लो, V लीटर मान लो, और यह है 0.1 मोलर। इसका जरा मोलर मास निकालना, तो मोलर मास होगा, पोटेशियम होता है 39, तो 39 इंटू 2 78, C2O4 64, 64 और 24 90 9 27 270, ये पूरा 90 होगा, 270 72। 508 आ रहा है इसका मोलर, 508। सो इसका मोलर मास आ रहा है 508। अब लिखो इक्विवेलेंट ऑफ K2C2O4 डॉट 3H2C2O4 डॉट 4H2O बराबर इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस। 5.08 ग्राम है, तो 5.08 मास डिवाइडेड बाई 508 मोलर मास, मास बाई मोलर मास, मोल आ गया।
इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट आ गया, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर मोल आ गया, इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट आ गया, और V बराबर हो गया 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 0.1 इंटू 5, 8/50 लीटर बराबर 8/50 इंटू 1000 ml 160 ml। बताइएगा 160 ml आ रहा है, बाद में ml में चेंज कर लिया, वैलेंसी फैक्टर नहीं आया, ओके इट्स फाइन। वैलेंसी फैक्टर एक बच्चा बोल रहा है नहीं आया, अब आगे नहीं पढ़ाऊंगा, बट वैलेंसी फैक्टर समझा देता हूं उसको। यार वैलेंसी फैक्टर निकालने क्यों नहीं आ रहा यार, कंपाउंड क्या है, कंपाउंड है K2C2O4 डॉट 3H2C2O4 डॉट 4H2O, ऑक्जालेट है, CO2 बना रहा है, CO2 में +4 है। कैसे निकालते हैं, एक ही एलिमेंट है, केवल कार्बन एक एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, और कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 दोनों जगह कहीं भी। तो हम क्या करते हैं, इस कंपाउंड के एक मोल में काउंट करते हैं कार्बन कितना मोल है, तो 2 यहां है और यहां पे 6 है, तो 2 + 6 8 हो गया। कार्बन इसके एक मोल में कार्बन 8 मोल है, तो 8 वैलेंसी फैक्टर होगा 8 इंटू हाई ऑक्सीडेशन स्टेट 4 - 3 बराबर 8। अब मुझे बताना वैलेंसी फैक्टर आया समझ में या नहीं आया, मुझे बताना वैलेंसी फैक्टर आया समझ में या नहीं आया। 6 - 4, ये 6 - 6 कहां गए बे, ऑक्सीडेशन स्टेट कहां गया 6 - 4। अरे इसके एक मोल में कार्बन का एटम का मोल निकाले, तो कार्बन एटम आया 8, 8 इंटू 4 - 3, 4 यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है, 4 - 3। हाँ छोड़ दिया मैंने, 6 - 4 कर रहा है, कहां से 6 - 4 आ गया भाई। चलो हो गया फाइनल, बाय बाय एवरीवन। बस मैं अगली सवाल में कुछ सवाल करके आइडोमेट्री पे आ जाएंगे अगली क्लास में। एक बार आप प्लीज S1 के डाउट मुझे फिर से भेज देना, और आपका होमवर्क S1 का थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं। आपका होमवर्क है S1 में 21 से लेकर 36 तक, चाहे क्वेश्चन नहीं कराया हूं, अभी छोड़ देता हूं। आपका होमवर्क मैं नया नहीं दे रहा हूं, आप क्या करो, जितना होमवर्क दिया हुआ है वो अगली क्लास में आज फिर से भेज देना मुझे, अगली क्लास में ले लूंगा। S1 में जितना होमवर्क दिया हूं उतना ही रहने देता हूं, आप मुझे अगली क्लास में भेज देना। टाइट्रेट बोला तो किसको बोलते हैं, लिखाया तो आपको, टाइट्रेट किसको बोलते हैं, व्हाट्सएप करके पूछते हो। फिगर देखो ना जो पिछली क्लास में बताया था मैं, फिगर में टाइट्रेट लिखा ना किसको बोलते हैं, फिर क्यों पूछ रहे हो कि टाइट्रेट का डिफिनेशन। नीचे जो सॉल्यूशन लेते हैं इसको टाइट्रेट बोलते हैं, और इसमें जो सॉल्यूशन लेते हैं इसको टाइट्रेंट बोलते हैं। फिर क्यों बोल रहा है टाइट्रेट का डिफिनेशन, ये बताया तो आपको, व्हाट्सएप कर करके पूछता है। एनीवे बाय बाय एवरीवन।
अपलोड कर दिया मटेरियल। बाय एवरीवन।